नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भारत की अर्थव्यवस्था का अगले 10 साल में दुनिया भर में परचम लहराएगा। इस तेजी में भारत के घरेलू निवेश का तो दमदार प्रदर्शन रहेगा ही, साथ ही विदेशी निवेशक भी भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की कहानी का हिस्सा बनेंगे। तरक्की की इस तेज रफ्तार में अलग अलग यहाँ पर सेक्टर्स जो हैं वो भी खास रोल निभाएंगे। बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो देश में हम देख रहे हैं कि कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए साल 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। अगर इस कैलेंडर साल की हम बात करें तो अनुमान ये है कि भारत की कार निर्माता कंपनियां 38 लाख से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल बेच सकती हैं। कार की लगातार बढ़ रही मांग और कंपोनेंट की सप्लाई की स्थिति सुधारने की वजह से कार निर्माता कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद यहां पर उनको मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें ई कॉमर्स की तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लगातार बढ़ती शॉपिंग और ग्राहकों की खरीदारी का बदलता जो तौर तरीका है उससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा हुआ है। 2022 में ई कॉमर्स की अगर हम ऑर्डर वॉल्यूम की बात करें, सेक्टर की ऑर्डर वॉल्यूम की बात करें, 37% तक इसमें इजाफा हुआ है। उदयपुर, रुड़की और रोहतक जैसे टियर 3 बाजारों में साल दर साल 2022 में लगभग 64.7% का इजाफा हुआ है, जबकि भोपाल, अमृतसर, भुवनेश्वर जैसे टियर 2 बाजारों में 50.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आखिर आज हम इस शो पे क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि क्यों अपनी कार बन गई है जिंदगी का ज़रूरी हिस्सा। क्या महंगे होते हैं कैब सर्विसेज ने दिया है निजी वाहनों को तवज्जो। महंगे होने के बावजूद निजी गाड़ियों में क्यों बढ़ रही है रुचि। क्या स्मार्टफोन ने बढ़ाया है ई कॉमर्स का दायरा। ई कॉमर्स का बाजार टियर 1 से बढ़कर टियर 2 और टियर 3 में कैसे बढ़ा। मजबूत सर्विस और आकर्षक ऑफर्स से ई कॉमर्स का बाजार क्या वाकई बढ़ा है। और ये हमारे आज के शो के मुख्य सवाल हैं और इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया जुड़ गए हैं और साथ ही इंडियन रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो देवेंद्र जी, आपके पास आऊँगी और उसके बाद मैं बाकी तमाम हमारे पैनलिस्टों से उनके सेक्टर्स के व्यू जो है वो लेना चाहूँगी। जो अभी आंकड़े मैंने दर्शकों के सामने और शायद आपने भी सुने होंगे जो पेश किए हैं वो वाकई हकीकत है। और जिस तरह से ये तस्वीर देवेंद्र जी उभरती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे लगता नहीं है कि जिस इकोनॉमिक स्लोडाउन, रिसेशन को हम भांप रहे हैं, हम देख रहे हैं, उससे भारत की स्पीड किसी भी तरह से कम होगी। आप इसको कैसे समझाएंगे? कविता जी, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। हम जो देख रहे हैं कि इंडिया में रिसेशन जो है उसके चांस बहुत कम हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया हमेशा से एक इंटरनल डिमांड स्टोरी रहा है, इंटरनल डिमांड इकोनॉमी रहा है। हमारा जो ट्रेड लिंक है ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, तो जिसमें हम ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एज ए फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी देखें, वो बाकी देशों के कंपैरिजन काफी कम है। अब इससे क्या होता है कि जिस समय विश्व में ट्रेड बढ़ता है तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है। कंपेयर उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि बाकी कंट्री जिनका ट्रेड लिंकेजेस बहुत ज्यादा है। परंतु दूसरी तरफ जैसे ही ग्लोबली अंतरराष्ट्रीय बाजार में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है या रिसेशन होता है, तो हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है। रही बात कि जिस तरह से आपने आंकड़े बताए, कारों की सेल बढ़ी है, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि पिछले 2 साल में जो चिप शॉर्टेजेस थी, उसके कारण कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। बहुत सारी हमने देखा कि कार बुकिंग्स है पर प्रोड्यूसर्स वो कार डिलीवर नहीं कर पाए। दूसरा ये हुआ कि कोविड के कारण जो पब्लिक मोबिलिटी है उस पर थोड़ा सा असर पड़ा है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली शहर से आता हूं, कि मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में अभी भी जो राइडरशिप है वो अभी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंची है। आप किसी भी समय जाए दिल्ली मेट्रो आपको खचाखच भरी हुई मिलेगी, परंतु वो राइडरशिप अभी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंची। कहीं लोगों के दिमाग में अभी भी है जो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं कि पर्सनल मोबिलिटी जो है उस पर ज्यादा जोर गया। 2 साल में खर्चे नहीं हुए, कुछ लोगों का जो सेविंग्स था
वो बढ़ा और उसके कारण कार डिमांड में रिप्लेसमेंट डिमांड कुछ, स्पेशली अगर दोबारा एनसीआर रीजन का उदाहरण देना चाहूंगा कि 10 साल और 15 साल के पेट्रोल व्हीकल और 15 साल डीजल, सॉरी 10 साल के डीजल व्हीकल और 15 साल के पुराने पेट्रोल व्हीकल आप नहीं चला सकते, उससे भी कुछ मिला। तो सब कुछ मिला जुला के ये असर ये पड़ा है कि इस साल हमें पिछले 2 सालों से जो कार सेल नहीं बढ़ रही थी उसमें एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। रही बात आपका ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स में हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। अब उसमें ये हो गया है कि कोविड से ये हो गया कि लोगों में ई कॉमर्स के प्रति रुझान बढ़ गया। उस समय तरीके से नहीं सोचा था कि इवन ग्रोसरी, सब्जी और रोजमर्रा की चीजें आपको घर पे इस तरह उपलब्ध हो पाएंगी इन ऑर्गेनाइज रिटेल। अनऑर्गेनाइज रिटेल में था आपका पड़ोसी का किराना स्टोर, वो आपके घर पे सप्लाई करता था, परंतु बहुत सारी चीजें जो नहीं आ रही थी वो लोगों का धीरे धीरे उसकी तरफ रुझान बढ़ा। और ये देखते हुए कि आसानी से वो चीज घर डिलीवर हो रही है, वो हमें मिलने लगी। बिल्कुल। अब उसमें अगर हम वैल्यू टर्म में जाएंगे तो उसमें इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, जो आगे वाले सवालों में हो सकता है आप कवर करें। बिल्कुल। एक लेकिन जो अभी आपने समझाइश दी जहां पर आपने कहा कि दिल्ली मेट्रो में जो पर्सनल कम्यूट है वो अब तक प्री कोविड लेवल्स तक नहीं पहुंच पाया है। देवेंद्र जी, एक छोटी सी एनालिसिस आप मुझे ये बता दीजिए कि तमाम सेक्टर जिनका भी हमने जिक्र किया है, अगर कंजम्पशन थीम पकड़ कर अगर मैं चलूँ, क्योंकि हम कारों की खरीदारी की बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ट्रैवल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्या ये तमाम सेक्टर्स आपको लगता है कि प्री कोविड लेवल या उससे भी बेहतर अब कर रहे हैं? कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को छोड़कर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्री कोविड से भी अच्छा कर रहे हैं और जो अभी भी रिकवरी मोड में हैं आपके मुताबिक? देखिए, इसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो हम कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स। ओके। तो इस समय क्या हो रहा है, जो एक फ्रेज पिछले 2 साल में काफी कॉमन हुआ, के शेप रिकवरी, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअर। तो अब इस समय इस भी शो में जो भी लोग हैं, आप हो गए, मैं हो गए, बाकी गेस्ट हो गए, हम लोगों की सैलरीज पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमारी जॉब सिक्योर रही, सैलरीज पे उतना फर्क नहीं पड़ा, परंतु जो निचले तबके के लोग हैं उनकी सैलरीज पे जॉब लॉसेस भी हुए, उनकी सैलरीज पे भी इफेक्ट पड़ा। अब उसके कारण क्या है कि बहुत सारे वो सेक्टर अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। तो उसमें आपको एक ही सेक्टर में 2 चीजें देखने को मिलेंगी कि जो प्रोडक्ट अपर इनकम, मिडिल इनकम एंड हायर कैटेगरी को कैटर कर रहे हैं उसमें सेल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम देखें जो सुपर रिच कार्स जो है, राइट, अभी एक आंकड़ा ये था कि मर्सिडीज की 2018 में जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें से मर्सिडीज की लोअर कॉस्ट 30 लाख से 50 लाख का शेयर कम हो गया और वो सारा का सारा शेयर जो बढ़ा है वो बढ़ा है 1 करोड़ प्लस में। बिल्कुल। तो वो जो मोबिलिटी है वो एक तबका है जिसपे कोविड रिसेशन का कुछ असर नहीं है, परंतु जो चीजें उपभोक्ता जो निचले तबके का है वहां पे अभी भी आपको स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन हाई होने के कारण। अभी इन्फ्लेशन आपका पिछले 2 महीनों से कम हुआ है, आने वाले समय पे जब ये और कम होता है तो आपको रियल वेज ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी क्या है, वेज ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि जिस रफ्तार से जो सैलरीज बढ़ रही हैं इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है। बिल्कुल तो इस कारण जब रियल वेज ग्रोथ नेगेटिव है तो उसका असर आपको कंजम्पशन में देखने को मिलेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तो अब मनीष जी क्या कहेंगे आप तमाम बातों को जो समझाया है पंत साहब ने भी। कंज्यूमर इज द किंग, यही बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए खरीदारी हो रही है, डिमांड जो आउटलुक है वो भी काफ़ी अच्छा है और आने वाला समय भी कम से कम कारों की बिक्री को लेकर आप कैसा भाप पा रहे हैं? अभी तक तो आंकड़े अच्छे ही लग रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से अभी जनाब ने जो बोला बहुत सही बोला है और इसका राइट इफेक्ट जो है पैसेंजर कार में तो आपको दिख ही रहा है। हाँ। अगर प्री कोविड लेवल में अगर आप बात करते हैं तो अगर जनवरी से नवंबर का पीरियड हम लेंगे तो करीब 26,71,000 गाड़ियां बिकी थी, रजिस्टर हुई थी। वही जो है ये आंकड़ा 2020 में पहुंच गया था 20,86,000 गाड़ियों में।
21 में ये 26,18,000 पहुंच गया, और 2022 में अब तक वो ऑलरेडी 30,99,000 पहुंच चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये साल जो है इस डेकेड का सबसे हाईएस्ट पैसेंजर व्हीकल का रिटेल रजिस्टर करेगा। और एक जो स्टार्टिंग में जो हमको एंट्री लेवल गाड़ियों में भी जो स्ट्रेस दिख रहा था या बिक्री लगातार कम होती हुई दिख रही थी, उसमें भी जो है फेस्टिव सीजन के दौरान से इसमें रिकवरी देखी गई है, और लगातार वहां पर भी नंबर ड्राइव हो रहे हैं। और एसयूवी सेगमेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। पर्सनल मोबिलिटी स्पेस और मोबिलिटी की टोटल रिक्वायरमेंट जो है पर्सनल मोबिलिटी की, वो आइडेंटिफाई की है लोगों ने। जो आप याद करेंगे 2017-18 में हम ये चर्चा करते थे कि ये जेन जी या जेनेक्स जो है ये कोई असेट ओन नहीं करना चाह रहे हैं, और ये सब ओला और उबर और मतलब रेंटेड फ्लैट्स और ये सब चीजों में लाइफ इनकी निकलेगी। पर उनका कॉन्सेप्ट भी जो है पर्सनल मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट को समझे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट की, उसकी जरूरत को आइडेंटिफाई हुआ है, उनके साथ रिलेट किए है कि पर्सनल मोबिलिटी खुद की कार कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, जहां पर आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में नोन पीपल के बीच में एक सेफ एनवायरनमेंट में आप ड्राइव कर रहे हैं, और जितने भी आप इन्फेक्शन या जो भी अपने अनिश्चितताएं थी मन में, उनसे आप निश्चिंत होकर गाड़ी में सफर कर सकते हैं। इस चीज का रियलाइजेशन भी इस जनरेशन को हुआ है। ये हाँ, ये जो है इस टाइप के रिटेल नंबर्स जो है डेफिनेटली एक स्पेंडिंग स्प्री भी रहा है, और एक पेंट अप डिमांड भी एड्रेस हुई है। हाँ। काफी सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, नए मॉडल्स लॉन्चेस हुए हैं, और अभी मैं बोलूंगा गाड़ियां जो है एक इट हैज बिकम लाइक अ एक्सटेंशन ऑफ पर्सनल ड्राइंग रूम। इतना पर्सनलाइज्ड हो गई है, इतने पर्सनल फीचर्स हो गए उसमें, कंफर्ट आपको वही चाहिए, टच एंड फील वही चाहिए, तो उस टाइप का वो हो गया। और लगातार ऑटोमोबाइल कंपनियां इनको इस चीज को एड्रेस करने में लगी हुई हैं, और काफी फीचर रिच गाड़ियां आ गई हैं। तो ये अट्रैक्शन लगातार इस सेगमेंट में बना हुआ है। तो और मैं एकदम साफ तरीके से एग्री करता हूँ कि जो हायर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास बोल लें, या उन लोग को एक्चुअल में कोविड का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। डेफिनेटली इनकम गैप्स बढ़ी हैं, है ना। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हैं कुल मिला के, ओवरऑल पैसेंजर कार के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा है। टू व्हीलर डेफिनेटली स्ट्रेस में रहा था, पर वो भी अब रिकवर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा। हाँ, 2 साल में आप लगातार देख रहे हैं रूरल इकोनॉमी के लिए क्रॉप थोड़ा अच्छा ही चला है, अपने को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो रूरल इकोनॉमी में धीरे धीरे जो है फंड बढ़ता जा रहा है। इस साल के भी अगर क्रॉप अच्छे रहेंगे तो एक रूरल इकोनॉमी का एक कंप्लीट रिवाइवल देखा जा सकता है। चलिए, यहाँ पर इस पर बारीकी से और हम जाएंगे, लेकिन जल्दी से मुझे एक टेक ई कॉमर्स का लेना होगा आदित्य से। तो आदित्य, कहीं ना कहीं अभी ये सब बातें सुन के यही लग रहा है, और हम पढ़ते भी आए हैं जब से कोविड की थोड़ी सी छटाहटी है, तब से समझ में आ रहा है कि लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है, ज़िंदगी की सोच को लेकर बदलाव हुआ है। ई कॉमर्स ऑनलाइन तो जैसे कि उसके बगैर इम्पॉसिबल है अभी तो कोई भी एक दिन हमारा गुजारना, ठीक है। लेकिन वो ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पर हमने देखा है कि लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है, और लोग उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए ऑनलाइन पर डिपेंडेंट है, इफ नॉट टोटली देन एटलीस्ट 75%? मुझे लगता है कि जो ब्यूटी और ब्यूटी और केयर वाला सेगमेंट है, स्किन केयर वाला सेगमेंट, वहाँ पे काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बना है, क्योंकि काफी सारे नए नए ब्रांड्स मार्केट में आ गए हैं। D2C ब्रांड्स, D2C प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं, जो कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर लोगों को माल डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, पूरी सप्लाई चेन काट के। तो लोगों को जो सामान है वो काफी सस्ता भी मिल रहा है, और काफी वैरायटीज भी लोगों को ट्राई करने को मिल रही हैं। तो जनरेशन Z जो है हमारी है, जो नई जनरेशन है, वो एक्सपेरिमेंट करने में काफी बिलीव करती है आज की डेट में। तो नए नए ब्रांड्स वो लोग ट्राई करने में हिचकते नहीं है, नए नए ब्रांड्स ट्राई करते हैं। हो सकता है कि मतलब टाइम में आके वो किसी और एक ब्रांड पे स्टिक हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो वो काफी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं। तो वो काफी सारे ब्रांड्स टच करते हैं। तो ब्यूटी हेल्थ केयर एक ऐसा स्पेस है जो मुझे लगता है जहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का बना है।
ऑलराइट, देवेंद्र जी, यहाँ पर अब थोड़ा सा हम 2023 की बात करते हैं, क्योंकि अब तक का जो हमने हाल देखा है उसमें कहीं ना कहीं पेंट अप डिमांड जो कि एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, अब जो है नेट डिमांड हमें समझ में आएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को अब तक ऐसा लगता नहीं है कि महंगाई पिंच हो रही है, लेकिन जिस तरह के स्लोडाउन को हम देख रहे हैं और पूरी तरह से अगर हम ये कह भी दें कि हम अपने ग्राउंड्स पर काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हैं और अभी महंगाई का जो आंकड़ा आया है वो 6% के नीचे आया है। हालांकि ठंडियों में अक्सर हम देखते हैं कि फूड इन्फ्लेशन से चीज़ों की जो महंगाई है वो कम होती है, लेकिन अभी भी रियल पिक्चर तो हमारे सामने है नहीं। तो अब ये भी तो हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम महंगाई पिंच होती हुई देखेंगे और वहाँ से कहीं ना कहीं हमें अब थोड़ा सा डिमांड में धीमापन आने को आता हुआ दिखाई देगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बोला। अगर हम देखें तो ये साल जो है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर दिखाने वाला है। फर्स्ट हाफ में हम देखें तो तकरीबन 9.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई, परंतु जैसे ही हम सेकंड हाफ में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो लास्ट ईयर का था वो स्टिल देयर वाज सब कोविड इम्पैक्ट और उसके कारण जो है हम थ्रू उस पर नहीं आ पाए। और सेकेंड हाफ में ये ग्रोथ जो 9.5-10% के बीच में है फर्स्ट हाफ की, वो तकरीबन 4.5% के करीब आने की उम्मीद है। पूरे साल में आपको कोई अलग अलग एजेंसी के आंकड़े देखें, हमारा अनुमान है 6.9%, तो 7% के नीचे ग्रोथ रहने की उम्मीद है। तो सेकेंड हाफ में रियल ग्रोथ कम आने की उम्मीद है, परंतु सबसे अच्छी चीज जो होने वाली है इकोनॉमी के लिए वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो सेकेंड हाफ में कंपैरेटिवली बेटर देन फर्स्ट हाफ। तो जो हमारा 7.5% के करीब जो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन था पहले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में, वो गिर के 6 और 6 से मामूली सा नीचे आने की उम्मीद है। और इन्फ्लेशन ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पिंच करती है एक कंज्यूमर को, जो सबसे ज्यादा पिंच करती है इकोनॉमी को, और अगर उस इन्फ्लेशन को समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो वो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर बन जाती है पूरे इकोनॉमिक स्लो डाउन की। अब इस समय वो दो अलग अलग राय हैं कि क्या हमें ये मॉनेटरी टाइटनिंग पहले करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, बाद में करनी चाहिए थी। परंतु ये है कि अभी यहाँ से जब हम अगले साल में जाएंगे तो जो हमारा रेपो रेट अभी 6.25% है, उम्मीद है कि एक और रेट हाइक होगा फरवरी के महीने में, और जो रेट है वो पीक जो है 6.5 के पे जाके इस साल रुकेगा। उसके बाद आगे कैसे बिहेव होता है वो सारा जो है डिपेंड करेगा कैसे ग्लोबल कॉमोडिटी बिहेव करती है। उसमें अगर हम देखें इस समय ऑयल जो है, ऑयल इस समय हमारे कंफर्ट जोन में है। बिल्कुल। तो इस समय ये है कि ऑयल और करेंसी का जो रेट है उसके हिसाब से वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डे टू डे बेसिस पे नुकसान पे नहीं है। तो ये इससे क्या है कि आपको इधर चाहे कंज्यूमर को पिंच कर रहा है, परंतु जो सरकार की जेब पे असर पड़ता है डेफिसिट का और जिसके कारण बोरोइंग और वो इंटरेस्ट रेट को पुश करता है, वो हिट उम्मीद है कि अगर ऑयल इसी तरह रहे तो अगले साल वो हिट हमें नहीं देखने को मिलेगा। और मैं बाकी कमोडिटीज की बात करूं, सब कमोडिटीज अपने जनवरी मार्च वाला जो क्वार्टर था उसके पीक से कोई 30 से 40% नीचे है। परंतु अगर जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो पीक से नहीं करते, हम पिछले साल इस समय क्या रेट थे वो अभी भी वो प्राइस हायर है। ग्लोबल स्लो डाउन का जो इम्पैक्ट है उसमें आपको कमोडिटी प्राइस में वीकनेस देखने को मिलेगी, परंतु सबसे बड़ा जो इस समय इफेक्ट आने वाला है, जो आ सकता है, कि चाइना किस तरह से रीओपन होता है। चाइना रीओपन होना शुरू हो गया जीरो कोविड पॉलिसी के बाद, अब वो डिमांड को कितना पुश करता है। और सबसे बड़ा उस पे ये इस चीज पे निर्भर करेगा कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो कितनी देर तक चलता है और उसके कारण क्या असर होता है। सबसे बड़ा कंफर्टिंग फैक्टर हमारे लिए ये है कि चाहे फूड प्राइसेस एग्रीगेट में हमारा लो इन्फ्लेशन में आ गया, हमारे सीरियल्स राइस और व्हीट प्राइसेस एलिवेटेड हैं, उस पे इन्फ्लेशन अभी भी बरकरार है। जिस हिसाब से व्हीट सोइंग हुई है उसके हिसाब से लगता है कि व्हीट का अगर बम्पर हार्वेस्ट आएगा और जो सरकार अपने
कि जो गोदाम है उसमें जो अभी 6 साल का लोएस्ट लेवल ऑफ फीड स्टॉक है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, तो उम्मीद है कि मार्केट प्राइसेस भी थोड़ा करेक्ट होगा। और अगर इन्फ्लेशन हमारा अगले साल, जैसे आरबीआई का डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी, कि वो एकदम 6 से 4% पे नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि अगर 6 से 4% इन्फ्लेशन एक झटके में लेके जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी में डिमांड को पूरी तरह किल करना पड़ेगा, बिल्कुल कंप्रेस करना पड़ेगा। और उसका असर ये देखने को मिल सकता है कि उस डिमांड को वापस रिवाइव होने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है अगले साल कोई 5% के करीब और उसके बाद 4%। तो इस सारा इस चीज पे निर्भर करेगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री क्या बजट पेश करते हैं। उस बजट में कितनी बोरोइंग है, क्या बोरोइंग इस साल के बराबर है, क्योंकि चैलेंजिंग है 6.4 से उसको करेक्ट करना। इवन टू गो 6% विल बी चैलेंजिंग, क्योंकि आप कहां से एक्सपेंडिचर पे विड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो पर्सनल इनकम टैक्स फ्रंट पे लोगों का यही वो डिमांड रहेगा कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% है, तो पर्सनल इनकम टैक्स रेट को आपको कम करता है। उसको उस दिशा में सरकार क्या करती है और किस तरीके से अपना बजट बैलेंस करती है, क्या जो स्टिमुलस है, जो भी सपोर्ट लोअर स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन को जा रहा है, वो कब विड्रॉ होता है, क्या ये बहुत जल्दी विड्रॉ हो जाएगा? अगर बहुत जल्दी विड्रॉ होगा तो उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी पेचीदा है, समस्या है, परंतु अभी यह लग रहा है कि जो इकोनॉमी की ट्रेंड ग्रोथ रेट जो आज से 1 दशक पहले या 1.5 दशक पहले 8% बोली जाती थी, वो धीरे धीरे घटते घटते इस समय ट्रेंड ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 6 से 6.5% के बीच में आ गया है। उसको कुछ सपोर्ट मिला है, पीएलआई स्कीम से कुछ सपोर्ट मिला, परंतु अगर ये विश्व अर्थव्यवस्था अगर रिसेशन पे चली जाती है जी, तो हो सकता है कि ये अगले साल ग्रोथ रेट इस साल से तो कम ही होगा, पर वो कितना कम जाता है, वो 6 पे जाके रुकता है या 6.25 पे या 6.5 पे, उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। परंतु अर्थशास्त्री होते हुए मेरा ये मानना है, अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है और हमारी वेज ग्रोथ जो है इकोनॉमी में वो पॉजिटिव रहती है, तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था को, इन्वेस्टमेंट को और डिमांड को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल प्रायोरिटी नंबर 1। बिल्कुल। मुझे एक करेंसी का भी आपसे चेक लेना है, क्योंकि जिस तरह से डॉलर अब नया सेफ हेवन उभर कर आ रहा है, उसका असर हमारे करेंसी पर किस तरह से पड़ेगा। बहरहाल मनीष जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अब थोड़ा सा राज्यों वाइज मुझे समझना है, क्योंकि देखिए फेस्टिव सीजन तो हर साल अच्छा रहता है और अब की बार तो हमने देखा है कारों की खरीदारी के लिहाज में तो नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा रहा है। लेकिन ये डिमांड क्या रूरल से आ रही है, अर्बन से आ रही है? अगर मैं इसको डिवाइड करके समझना चाहूं आपसे, तो आप क्या समझाएंगे? देखिए, अगर फेस्टिव सीजन तो ओवरऑल सभी के लिए अच्छा गया और उसमें अर्बन और जिस तरीके के नंबर हम देखने को मिले, उसमें रूरल का भी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा, तभी इस टाइप के नंबर्स डेफिनेटली अपने को देखने को मिले। और साथ ही साथ फेस्टिव के बाद अगर आप देखते हैं, वो ग्रोथ स्टोरी जो है वो अपने ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन में भी चली है। जो 15 दिसंबर तक की जो शादी के मुहूर्त थे, उस समय भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो रूरल एरिया जो है फेस्टिव के दौरान से लगातार परफॉर्म करता हुआ, डिलीवर करता हुआ दिख रहा है। वहां पर भी ग्राहकी काफी बढ़ गई है और लोग जो है अभी तक रुके हुए थे, वो बाहर आके गाड़ियां और मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर जो भी है उसकी खरीदारी लगातार कर रहे हैं। और आगे की पॉजिटिव सोच थोड़ी ये भी दिखती है कि जैसे अभी डिस्कस हो रहा था कि एक क्रॉप जो है अच्छी मिली अपने को इस सीजन में, अच्छा ओवरऑल अच्छा क्रॉप मिला हुआ है। और साथ में गवर्नमेंट की परचेज जो है एमएसपी पे होगी और एमएसपी के कई जगह परचेजेस जैसे राइस की परचेज चालू हो गई है। तो ये सब जो है फंड जो है फाइनली किसके हाथ में जाएगा? किसान के हाथ में जाएगा। और ये किसान के हाथ में जाने से इससे रूरल इकोनॉमी में एक इतने बड़े फंड का संचार होता है, उसका यूजेंस होता है, तो वो डेफिनेटली ऑटो इंडस्ट्री या ओवरऑल मार्केट के लिए कंट्रीब्यूट करती है बढ़ावे के लिए। तो एक हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च भी जो अगर आप देखते हैं लास्ट क्वार्टर, हमेशा कोई भी साल का लास्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर का ऑटो इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया क्वार्टर देखा जाता है। और उसमें कॉर्पोरेट्स के लिए डेप्रिसिएशन के बेनिफिट्स आ जाते हैं।
और साथ ही साथ ऑटो इंडस्ट्री के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से BS 6.2 नॉर्म्स आ रहे हैं और OBD नॉर्म्स आ रहे हैं, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। ये सब नए नॉर्म्स आने से सब गाड़ियां जो है, चाहे वो पेट्रोल रहेंगी या डीजल रहेंगी, ये तो उनकी कीमतें निश्चित रूप से बढ़ ही जाएंगी। तो एक कीमत बढ़ने से पहले, जो आज जैसे दिसंबर में, जनवरी में अधिकतर कार कंपनियों ने अनाउंस किया है कि उनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो एक दिसंबर में एक अट्रैक्टिव स्कीम और एक अच्छे प्राइस में पॉइंट पे ग्राहक जो है गाड़ी खरीद बिल्कुल। सकता है। वैसी सिचुएशन आपको मार्च में भी देखने को मिलेगी, जहां पर ग्राहक को जो है एक आखिरी प्राइस पॉइंट मिलेगा, और जिसके बाद जो है 1 अप्रैल से गाड़ियों की प्राइस जो है निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल। ओवरऑल ये आने वाला क्वार्टर जो है, ये सब मायनों को अगर आप पूरा कंसिडर करते हैं, तो एक पॉजिटिव और अच्छी ग्रोथ के साथ देखने को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आदित्य, समय लगभग खत्म ही हो गया है मेरे पास, लेकिन आपसे भी टेक लेना चाहूंगी। आने वाले 1-2 क्वार्टर्स क्या आप भी एको करते हैं मनीष जी की बात से, या आपका टेक अलग है और ट्रेंड अलग लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रेंड तो ई कॉमर्स में ग्रोथ का चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी वो लोग इस नेक्स्ट ईयर में इम्प्रूव अपनी कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ, जितने भी ब्रांड्स हैं, उन्होंने D2C ब्रांड्स, ई कॉमर्स ब्रांड, उन्होंने ग्रोथ तो करी है, लेकिन उनके एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स भी 2x हो गए हैं, 200% से बढ़े हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, और वो देखने वाली बात रहेगी कि कितना प्रॉफिटेबल वो अपने आप को कर पाते हैं। हाँ, एक्सपेंशन तो और ग्रोथ तो जरूर आगे होगी मेरे हिसाब से। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो पिक्चर उभर कर आ रही है, वो फिलहाल ब्लॉकबस्टर हिट है, लेकिन आगे और कितनी इसकी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन होती रहेगी, यानी कैसे हम डटे रहेंगे, ये आने वाला जो डेटा है इकॉनमी का, वो ही हमें बता पाएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए और अपने बातें साझा करने के, दर्शकों के साथ बताने के लिए कितनी मजबूती से कंज्यूमर्स आगे बढ़ रहे हैं। और वाकई कंज्यूमर इज किंग, लेकिन ये किंग कब तक किंग बना रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।